कैश फ्लो स्टेटमेंट है चैप्टर, ठीक। नकद प्रवाह विवरण, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पूरी 20 नंबर की आती है। इस 20 नंबर में से अकेले ये चैप्टर जो है कितना 8 से 10 नंबर आपको देखे जाएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता है आपको, आपने प्री बोर्ड के अभी एग्जाम दिए, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और आप इसमें देख रहे होंगे क्या होगा, उसमें आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, और फिर 1 या 2 नंबर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो ये आपको बताते हैं कि आपको उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 8 नंबर तो मान लीजिए 8 नंबर तो पक्के हैं इस चैप्टर से, ठीक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। ध्यान से अगर आप एकाग्रता बनाकर सारी क्लास लेंगे और लगातार पढ़ाई करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नकद प्रवाह विवरण होता क्या है, ठीक। आखिर क्या जरूरत हो रही है, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है नकद, ये जो कैश जानते हैं, यहाँ कैश का मतलब किससे है बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, ठीक है। नकद तथा नकद समतुल्य, यानी यहाँ कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होता है। और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है, जैसे आप जानते हैं कैश इन हैंड, यानी जो भी जैसे नगद में पैसा है वो, फिर होता है कैश एट बैंक, ठीक। फिर होता है करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक। ये जो निवेश जो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, मोस्टली इसको क्या माना जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाता है, क्योंकि भैया ये क्या है, यानी देखिए नगद समतुल्य का अर्थ है ऐसी चीजें जो नोट जैसे काम करता है, उसकी लिक्विडिटी बहुत होती है, आप नोट कभी भी आपका पैसा है तो आप कोई भी काम करा सकते हैं और जल्दी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको तरलता बोला जाता है। तो ऐसी चीजें जो बहुत तरल है उनको नगद समतुल्य में रखा जाता है। जैसे कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस है आपका, कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जैसे अगर आपके पास कोई क्या पड़ा हुआ है, चेक वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे ऐसी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, ठीक है बच्चे। तो ये एक तरीके से नगद है, जैसे नोट होता है वैसे ही इन्हें आप समझ सकते हैं, ठीक। नाम है देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश तो समझ आ रहा है, कैश में इनकी बात हो रही है। और आप जानते हैं फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, फ्लो का मतलब प्रवाह होता है। प्रवाह 2 तरीके से होता है, एक होता है इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो का मतलब होता है अंतर प्रवाह, अर्थात नगद का व्यवसाय के अंदर आना, पैसा आना, समझ आ रहा है आपको। जब पैसा आता है यानी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इनफ्लो बोला जाता है, ठीक है। और एक प्रवाह होता है आउटफ्लो, ये क्या होता है, आउटफ्लो होता है बहिर्प्रवाह, यानी जब पैसा जाता है आपके पास से, पैसे का जाना आउटफ्लो है, पैसे का आना इनफ्लो है। यानी जब किसी बिजनेस के पास क्या आता है, पैसा आता है और जाता है, आता मतलब इनफ्लो, जाता मतलब आउटफ्लो, समझ आ रहा आपको। और स्टेटमेंट को विवरण बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, ठीक है बच्चे। यानी स्टेटमेंट में क्या है, विधिवत जानकारी है। तो नाम से समझ पाए, यानी एक बिजनेस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो से संबंधित जानकारियां हैं। यानी एक ऐसा विवरण, एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या करती है, एक बिजनेस की जितनी भी क्या हुई है, जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, अब आप खुद सोचिए कि इनफ्लो आउटफ्लो होगा कैसे, आपको काम क्रियाएं करनी पड़ेगी जिन्हें हम एक्टिविटी बोलते हैं। भैया दुकान खोलो, बिजनेस करोगे ना तो बिजनेस में सामान लाओगे, बिजनेस में पंखा लाओगे, कुर्सी लाओगे, मेज लाओगे, फिर लाकर गुड्स वगैरह लाओगे, बेचोगे, कुछ तो करोगे ना। तो सारी क्रियाएं हैं, बिजनेस को चलाना पड़ेगा आपको। चलाने के लिए जो भी काम आप सारा कर रहे हैं वो सारा क्या है, बिजनेस की क्रियाएं होती हैं। और उन क्रियाएं दैट मींस ट्रांजैक्शन आप उसे बोलते हैं। और जब आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्रियाएं करते हैं,
वो लेन देन करते हैं, तो होता क्या है बच्चों, या तो पैसा आता है या तो जाता है। समझ आ रहा आपको? तो एक बिजनेस एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक पर्टिकुलर पीरियड में जो उसकी क्या होती है, उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं से उसको नगद और नगद समतुल्य का कितना क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, उससे संबंधित सब क्या होता है, संपूर्ण डिटेल, संपूर्ण जानकारी, ठीक है, जिस या यूं बोलिए इसे लिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो क्या करती है, ये बताती है। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग पीरियड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से संबंधित क्या बताती है, इनफ्लो और आउटफ्लो को बताती है, जो कि बिजनेस की सभी क्रियाओं से इनफ्लो आउटफ्लो होता है, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल रही है। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बता रही है कि एक साल में बिजनेस में जो जो एक्टिविटीज की हैं, उन एक्टिविटीज से कितना पैसा आया है और कितना गया है, उसका एक विवरण दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो बात समझ आ रही है? अब प्रश्न ये उठता है, ये तो समझ आ गया कि भैया इसके अंदर सिर्फ नगद से संबंधित जानकारियां मिलेंगी, एक बिजनेस को कहां पैसा आया, कहां खर्चा कर दिया, कहां पैसा आया, कहां खर्चा कर दिया, ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन आखिर ये बना क्यों है, क्या जरूरत है इसे बनाने की, है ना? इसको क्या जरूरत पड़ गई कि भैया इसको बनाया जाए? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको ये तो पता है कि हर कंपनी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, यानी वो अपनी क्या करती है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है कि भैया एक साल में उसने कैसा प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस कैसी दी है। अर्थात जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखा था, तो एक तो इनकम स्टेटमेंट तैयार करती है और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपने देखा है क्या क्या बनाती है, इसमें इनकम स्टेटमेंट में वही ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन देखिए कंपनी जब बनाएगी ना तो कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है। आपका ये जो इस बुक में पहला जो चैप्टर है, बैलेंस शीट स्टैंडर्ड जो दिए हुए फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें आप देखिएगा इनकम स्टेटमेंट भी आपको बनी हुई है, एक डब्बा सा बना हुआ होता है, तो उसमें एक ही में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल होती है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ठीक है। जो आपने 11th क्लास में किया था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, यहाँ आप कंपनी के लिए बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है बच्चे। तो उसमें क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट बनती है, ठीक, उस स्टेटमेंट में समस्त जानकारी होती है, नेट सेल दिया गया होता है, फिर उसमें से क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं, ठीक है बच्चे। फिर आपका जीपी निकल कर आ जाता है, फिर इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, ठीक है, फिर आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। कुछ ऐसे ही मैंने शॉर्ट में बनाया है, अब देख लीजिएगा फॉर्मेट, ठीक है बच्चे। ऐसे आपको जानकारी मिलेगी। अब मुझे पता चलता है कोई भी बिजनेस है, उसने क्या किया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब चेक की गई तो पता चला उसकी इनकम स्टेटमेंट में, यानी उसकी जो इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट उसमें 10 लाख रुपए है, ठीक है, यानी कितने हैं प्रॉफिट, कितना हुआ है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक है बच्चे। और जब हम पोजीशन स्टेटमेंट में जाते हैं और बैलेंस शीट चेक करते हैं, ठीक, बैलेंस शीट चेक करेंगे तो पता चलता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी नगद नगद समतुल्य मिला के कितने हैं, कुल मान लेते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए। बैठे कब है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें 2 लाख रुपए, यानी आपकी इनकम स्टेटमेंट शो कर रही है 10 लाख रुपए, पोजीशन स्टेटमेंट शो कर रही है कितने रुपए, 2 लाख रुपए। समझ आ रहा है आपको? आप खुद सोचिए कि आप बिजनेस किए पूरे साल और आपको फायदा हुआ 10 लाख रुपए, आपके खाते में भी खाली कितना पैसा है, 2 लाख रुपए। तो आपको लग रहा है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है 8 लाख रुपए का,
क्या आप जानना चाहते हैं ये पैसा कहाँ गया होगा? भैया इतना मोटा रकम है, कहाँ गया हिसाब आएगा ना। भैया तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पैसा देते हैं, पूछते नहीं है? वो क्या करते हैं, पापा पैसा कमा के लाते हैं, मम्मी को देते हैं खर्चा करने के लिए, तो लाते पूछते नहीं है? वो बात अलग है कि मम्मी लतिया देती है, नहीं समझ आ रहा आपको? गुस्सा हो जाती है मम्मी, अच्छा हिसाब ले रहे हैं हमसे मानहानि कर रहे हैं हमारी देखिएगा, तो यहाँ क्या है कि ये हिसाब बिजनेस में भाई बिजनेसमैन को हिसाब चाहिए। समझ आ रहा है आपको कि भैया ठीक है 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, 2 ही लाख बचा, क्यों बचा है, कहाँ गया पैसा, जानकारी चाहिए भैया। तो ये जो गैप जो आ रहा है ना, इसी के लिए क्या बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इससे पता चल जाएगा, ये पूरा जानकारी देगा, बताएगा भैया यहाँ से ऐसे ऐसे पैसा मिला था, इतना इतना पैसा इसका देना था तो इसका दे दिए, ऐसे ऐसे करके अब इतना रुपया बचा होगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक, ये तो समझ आया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ आ गई बात। अब मैं आपको बात करता हूं, ये जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है, ये किससे होता है बच्चे? बिजनेस की एक्टिविटीज की वजह से होता है। क्या होता है? बिजनेस की एक्टिविटी होती है। ठीक, यानी बिजनेस की क्रियाएं होती है। अरे बिजनेस लेन देन नहीं करेगा तो पैसा आएगा जाएगा, बिजनेस चला पाएंगे भैया? आपको बिजनेस अगर मान लीजिए परचून की दुकान खोली तो आटा दाल चावल पहले तो किराए पे दुकान लेनी पड़ती है, फर्नीचर आपको लगाना पड़ेगा, सब लेन देन ही तो कर रहे हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे, मार्केट से जाके गुड्स खरीद के लाएंगे, मतलब भाई आटा दाल चावल ये सब चीनी सब ले आके रखेंगे, तब ना बेचेंगे। और ऐसा तो सिर्फ एक ही बार करेंगे, ये प्रक्रिया करते रहेंगे। जितने आपने एक हफ्ते का स्टॉक रखा, जैसे ही बिक जाएगा दूध लाएंगे, तो ये सब करते रहते हैं। तो क्रिया तो करनी पड़ेगी, हर महीने किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, मजदूर रख रखे, कोई भी हेल्पर रख रखे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो भैया आपको तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी, क्रियाएं। तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको कितने भागों में बांट दिया गया है, उसको किस में बांट देते हैं बच्चों? 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बिजनेस की क्या होती है, एक मेन एक्टिविटी होती है और एक ऐसी एक्टिविटी जो मेन नहीं होती है। मेन का अर्थ ऐसी है जो बहुत एसेंशियल है, जिन्हें बिजनेस रिपीटेडली करता है, कंटिन्यूअसली करता है, लगातार करता है। समझ आ रहा है? यानी एक क्रिया ऐसी जिन्हें वो बार बार करेगा, और कुछ क्रियाएं ऐसी जो जिन्हें कभी कभी करता है, साल 2 साल में एक बार करता है। समझ आ रहा है आपको? तो वो क्रियाएं क्या होंगी? मुख्य नहीं होगी। अब मेरा मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया का मतलब है कि वो नहीं भी होगी तो चल जाएगा, नहीं, वो भी जरूरी है। लेकिन हमारा यहाँ मुख्य और नहीं किससे मेन और अदर देन मेन एक्टिविटी का मतलब ये है कि लगातार होने वाली और जो लगातार नहीं होती है। समझ आ रहा है आपको? तो जो मुख्य क्रिया बार बार होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। यानी बिजनेस प्रचालन क्रियाएं, यानी बिजनेस को चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी की दुकान खोल रखी हो, क्या करना पड़ेगा? बार बार आपको आटा दाल चावल ये सब लेके आना पड़ेगा, बेचेंगे लाएंगे बेचेंगे लाएंगे बेचेंगे, तो ये उसकी मुख्य क्रिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है तो बिजली के सामान लाएगा बेचेगा, उसकी मुख्य क्रिया है। समझ आ रहा है? मोमोज वाला है, मोमोज लाएगा बेचेगा, उसकी मुख्य क्रिया है। तो हर बिजनेस की कोई ना कोई एक क्रिया मुख्य होती है जिसके माध्यम से वो अपनी आय अर्न कर रहा होता है, आय कमा रहा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। ठीक है बच्चे? तो एक हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बच्चे? जैसे अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर, ठीक, जैसे सेल ऑफ गुड्स, यानी जब भी किसी वस्तु को बेचा जाएगा, और ये आपको पता है बिजनेस में गुड्स किसको कहा जाता है? जो सामान रीसेल मोटिव से लेकर आता है कोई बिजनेस, को गुड्स का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। समझ आ रहा है? तो जब आप किसी गुड्स को बेचते हो मुख्य क्रिया है, ठीक, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक, फिर उसके बाद जितने भी खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा,
हेल्पर की मजदूरी देनी पड़े, सारे खर्चे एक्सपेंसेस, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ऐसे सभी खर्चे जो बिजनेस क्या करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, मुख्य क्रिया है बिजनेस की। समझ आ रहा है आपको? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बार बार नहीं होती हैं, कभी कभी होती है बच्चों, ठीक है? वो कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब निवेश क्रिया है, विनिवेश क्रिया है भैया, ये कभी कभी होती है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान खोला, फर्नीचर खरीद के लेकर आ रहा है, मशीन खरीद के लेकर आ रहा है, पंखा खरीद के लेकर आ रहा है, तो ये निवेश कर रहा है, यानी इनको फिक्स एसेट्स कहा जाता है। किसी बिजनेस में फिक्स एसेट्स जानते हैं ना? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिसे बिजनेस क्या कर रहा है, यूज करने के पर्पस मोटिव से लेकर आता है और इसका बेनिफिट काफी लॉन्ग पीरियड तक ले रहा होता है, यानी काफी। तो जैसे मशीन एक लिया है, तो एक मशीन को उत्पादन करने के उसका यूज क्या करेंगे, कई वर्षों तक करेंगे ना, तो उसकी बिजनेस की क्या हो जाएगी, मुख्य क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो जाएगा, वो फिक्स एसेट्स कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी फिक्स एसेट्स को बिजनेस अगर खरीदता बेचता है तो सारा क्या है, इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, बिजनेस में कभी कभी होती है। रोज रोज मशीन नहीं खरीदी जाती, कभी कभी खरीदी जाती है, ठीक है? तो वो सारा है। तो इसमें क्या आता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे मशीनरी हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक। फिर ऐसे ही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कई बार बिजनेस के पास क्या होता है, अधिक पैसे हो जाते हैं तो बिजनेस किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, डिवेंचर खरीद लेता है, ठीक है? और मान लीजिए ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इस पे अगर इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड्स रिसीव होता है तो ये भी किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई किराया रिसीव हो रहा है, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब आपने घर वर इसीलिए बनाया था कि किराया भी चढ़ाएंगे, तो निवेश किया है इसका मतलब। हाँ, यानी कोई घर बनाया, ऑब्जेक्टिव था कि किराए पे देके पैसा कमाएंगे, तो भैया क्या है वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो समझ पा रहे हैं हम लोग, ये सारी क्रियाएं क्या हो गई, ये इन्वेस्टिंग का हिस्सा हो गई, ठीक। ऐसे ही एक क्रिया होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। भैया आपने बिजनेस में, बिजनेस का सब, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है आपका, व्यावसायिक अध्ययन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मार्केटिंग, वित्तीय विपणन। तो वित्तीय विपणन वाले यूनिट में आपने यही सीखा होगा, कोई भी व्यवसाय जब खोला जाए तो फंड की जरूरत होती है, तो फंड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं और उसको सोर्सेज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको बहुत दिमाग, बिजनेसमैन बहुत दिमाग लगाना होता है कि कैसे कैसे लोन ले कि कम से कम ब्याज देना पड़े, कम से कम खर्चा देना पड़े, कॉस्ट कम है उसकी। समझ आ रहा है आपको? तो यही आपको सिखाया जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उन सभी सोर्सेज से अगर आप जिससे बिजनेस एक फंड को इकट्ठा करता है, वो सारे सोर्सेज यहाँ पे हैं। जैसे सबसे पहले अगर कोई कंपनी है तो मुख्य साधन होता है उसका क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू करके, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू करके, ठीक है। लोन लेकर, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। मुख्य रूप से ये सारी चीजें होती है। फिर बिजनेस आप देखिए जब क्या करता है, बिजनेस किसी को भी शेयर इश्यू करता है तो भैया इस पे क्या देना पड़ता है, उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, लाभांश। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर किसी ने खरीद लिए, ठीक है, तो उसने जिसने भी शेयर खरीदे, आपसे देखिए मार्केट के अंदर शेयर का नाम बहुत सुना होगा, और आजकल एक ऐप आ गई है, छोटी ऐप के माध्यम से लोग इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं उसमें। तो आपको पता है, आप जब किसी भी कंपनी के जब शेयर खरीद रहे होते हैं तो उतने शेयर के आप मालिक बन जाते, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। और जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में बिजनेस आपको हिस्सेदारी देता है, आपके शेयर के अकॉर्डिंग, आपने जितना शेयर लिया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में उतना हिस्सा आपको दे देगा। समझ आ रहा है आपको? तो वो जो प्रॉफिट में हिस्सा जो दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, लाभांश बोला जाता है।
तो जब भी कोई किसी कंपनी यानी कंपनी ने किसी को शेयर दिए हैं तो अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अगर किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के शेयर आपने ले रखे हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको उसमें डिविडेंड देगी, ठीक है, डिविडेंड के रूप में बेनिफिट देती है, तो डिविडेंड पे करेगी कंपनी, ठीक। ऐसे ही अगर हमने क्या कर रखे, ये जो डिवेंचर लिए हुए लोन लिए हुए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारा किसका हिस्सा हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सारा हिस्सा हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी फाइनेंस से क्लियर होगी बात। तो ये जितने भी मैं बात कर रहा था, ये किस प्रकार के बिजनेस के लिए बात कर रहा था, जो बिजनेस क्या होता है, नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस है। क्या है, नॉन फाइनेंसिंग। नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी एक देखिए बिजनेस दो प्रकार के हो गए, एक हो गया फाइनेंसिंग और एक होता है नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग टाइप का बिजनेस का काम होता है, उसके काम से पहचाना जाएगा। जैसे आप बैंक जानते हैं, बैंक जो भी काम करता है वो सारे फाइनेंसिंग बिजनेस के लक्षण होते हैं, ठीक है, विशेषताएं होती हैं। जैसे बैंक क्या करता है, पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है जमा के रूप में, साथ ही साथ उनको लोन प्रोवाइड करा रहा होता है, इंटरेस्ट दे रहा होता है, इंटरेस्ट चार्ज भी करता है जब आप लोन लेते हैं तो। ऐसे ही ये बिजनेस क्या कर रहा होता है, ये जो बैंक है वो क्या कर रहा होता है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, समझे, यानी इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है, इन्वेस्टमेंट से वो भी डिविडेंड रिसीव कर रहा होता है। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज होती है। तो फाइनेंसिंग बिजनेस समझ आया आपको क्या हुआ, ठीक। तो अब आप किसी फाइनेंसिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता पाएंगे, अगर किसी फाइनेंसिंग, जैसे देखिए ये तो समझ आ गया फाइनेंसिंग कौन सा बिजनेस होता है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहा होता है। आप देखिए आपको बताया ना बैंक जैसे काम करता है, इसमें LIC भी होता है, महिंद्रा म्यूचुअल फंड हो गया, यानी जो भी ऐसा है संस्था, ठीक है, जो ऐसी एक्टिविटीज कर रही है, यानी RBI, और याद रखिए जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करता है उसको RBI की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जितने भी बैंक हैं, जितने भी LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, जो भी है, उनको RBI की गाइडलाइन का पालन करना होता है, RBI के रूल का पालन करना होता है, ठीक है। उनकी परमिशन के बिना ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? उसके अलावा मैं बात करता हूं जो नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस होते हैं, और जनरली हम नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। तो जो नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस होता है उसमें क्या होता है बच्चे, जैसे उनका काम ये लोन देना ऐसा नहीं काम है, बल्कि उनका काम कोई ना कोई एक्टिविटी करना होता है, ठीक है, इसको फाइनेंस को छोड़कर। जैसे कोई सामान बेचना हो सकता है, या किसी वस्तु का उत्पादन करना फिर उसको बेचना हो सकता है, या किसी सेवाओं को उपलब्ध कराना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो जब मैं और मोस्टली हम नॉन फाइनेंसिंग के बारे में ही बात करें, तो नॉन फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, ये एक्टिविटीज उनकी अपनी अलग अलग बढ़ती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। समझ आ रहा है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक, समझ पा रहे हैं आप? अब समझिएगा, कई बार आपके पेपर में 1-2 नंबर पूछ लेता है कि कौन सी, यानी कि बोलेगा डिविडेंड रिसीव हो रहा है और आपको बता देगा एक SBI लिमिटेड, ठीक है, बताइए एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, आपको पता चल जाएगा वो बैंकिंग कंपनी है कोई, और वो क्या करती है, वो कोई डिविडेंड रिसीव कर रही है, तो बताइए वो किस एक्टिविटी का हिस्सा होगी। सिंपल सा, देखिए गलत बोला ना भी, इन्वेस्टमेंट का किसका हिस्सा होगा बताइए, SBI इन्वेस्टिंग का होगा। अभी मैंने यही बात आपको समझाई है और आप समझ नहीं पाए। मैंने बोला एक बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग के लिए तो मेन एक्टिविटी हो गई ना वो, तो ऑपरेटिंग का हिस्सा हो जाएगी उसकी। ये लॉजिक समझ रहे हैं, आपके पेपर में 1-2 नंबर में यही बोला जाता है। तो आप पहले ये देखेंगे कि वो फाइनेंसिंग है कि नॉन फाइनेंसिंग है। जब फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसकी मेन एक्टिविटी होती है डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट अलाउ करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक। लेकिन अगर वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होती तो उसके लिए अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रही है तो वो इन्वेस्टिंग का हिस्सा होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने शेयर खरीद रखे किसी कंपनी के, उस कंपनी ने, तब उसको पैसा मिल रहा है, तो निवेश किया हुआ है। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे समझना है, ठीक है, ये बातें समझ आ रही है, ठीक। अब होता क्या है ये तो समझ आ गया, यानी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये जो आपने देखा नगद एवं नगद समतुल्य, इसका इन सभी क्रियाओं से
अब ओवरऑल देखा जाएगा, ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया गया है, इन्वेस्टिंग के माध्यम से कितना पैसा आया गया है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीयों से कितना पैसा आया गया है। तीनों का जोड़ लिया जाएगा। आज जोड़कर पता चल जाएगा कि एक साल में आपने ये क्रियाएं की हैं, इसमें पैसा आया गया आएगा। ओवरऑल देखेंगे कि पैसा कितना आया है और कितना गया है, ठीक है, एक साल में। अब किसी बिजनेस के पास ये थोड़ी ना कि बिजनेस खाली बिल्कुल ब्लैंक होता है और वो बिजनेस सीधा खाली उसी क्रियाओं से बिजनेस स्टार्ट, उसके बाद हो सकता है जब ये अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ होगा तो कुछ पैसा पहले भी तो पड़ा होगा। भाई देखिए, पहले कुछ पैसा पड़ा हुआ था और इस साल पूरा ये क्रियाएं की और इनसे पैसा आपके पास आया या गया, जो भी आया उसको उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी पहले वाले पैसे में इम्पैक्ट तो आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे, अपने आप एंड का बैलेंस आ जाएगा। आप बैलेंस शीट पे जाके चेक कर लेंगे कि भैया कितना हुआ है। अगर इतना हुआ, मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, इन क्रियाओं से आपने क्या किया, उसी को 2 लाख, ठीक है, इन क्रियाओं से आपको क्या हो गया, 1 लाख रुपए बढ़ गया। हाँ, मान लेते 10 लाख रुपए आ गए यहाँ क्रियाओं से, ठीक है, मतलब यानी अब आप देख रहे हैं आपको कि 1 लाख आप पे पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, और इन क्रियाओं से आपको क्या हुआ, मान लीजिए इससे आपका 4 लाख रुपए पॉजिटिव आया, इससे 8 लाख रुपए पॉजिटिव आया, ठीक है, तो 8 4 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और अब देखिएगा, और यहाँ कितना चला गया, यहाँ माइनस का 7 लाख, यानी 7 लाख का आउटफ्लो हो गया, हमने पेमेंट कर दी, ठीक। तो ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। कैसे, 8 4 12 7, अच्छा रुको, 8 4 12 होता है ना, एक्चुअली मुझे बनाना है, मैंने लिखा 11 लाख, 11 लाख का पेमेंट कर दिया। समझ आ रहा है आपको, मैंने क्या बोला था, आपके ओपनिंग बैलेंस में कितने रुपए पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए, यानी आप जब बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है अकाउंटिंग हर एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है। जब 1 अप्रैल 2021 में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सॉरी 2022 में स्टार्ट किया, 1 अप्रैल, अभी करंट की बात करें तो हम 1 अप्रैल 2022 को आपके पास 1 लाख रुपए पड़े थे, और मैं जो 31 मार्च तक बना रहा हूँ, 31 मार्च 2023 तक, तो उस 2023 में मुझे पता चला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 4 लाख रुपए आए हैं, इन्वेस्टिंग से 4 लाख रुपए इनफ्लो हुआ है, और इधर आउटफ्लो हो गया 11 लाख रुपए। तो ओवरऑल मैंने जोड़ा था 8 4 12, 1 लाख रुपए आया, ओवरऑल देखूंगा तो मेरे पास 1 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ। समझ आ रहा है आपको? अब वो इनफ्लो 1 लाख इन एक्टिविटी से हुआ, 1 लाख पहले का 2 लाख हो गया, तो अब मेरे बैलेंस शीट में कितना पड़ा होना चाहिए, 2 लाख। 2 लाख मैच कर रहा है, हिसाब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट हिसाब मिल गया। समझ आ रहा है आपको? और नहीं समझ आ रहा तो एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या है, नॉर्मल बिजनेस है, बिजनेस के 1 दिन से बात करते हैं। देखिए, जो काम आप 1 दिन में कर रहे हो वही 1 साल में होता है। मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए, अकाउंटिंग पीरियड को समझना है तो छोटे से समझ लेते हैं, छोटे हिस्से से। मान लीजिए आज कितनी, एक सुबह सुबह जब मैं दुकान खोलता हूँ तो मेरे गल्ले में, काउंटर जो होता है ना उसको गल्ला बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ओपनिंग जब बिजनेस की, यानी आज सुबह दुकान खोली तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 10,000 रुपए मेरे गले में पड़े हुए थे, ठीक। पूरे दिन मैंने 12 घंटा यानी 12 आवर अपनी शॉप खोली, इस 12 आवर में मेरे पास बहुत से कस्टमर आए गए, उससे पैसा मिला, किसी को इतना रिफंड दिया, ऐसे करके कोई आया, किसी को पहले का पैसा सब दे चुके, मुझे पता चलता है कि 12 आवर के अंदर मैंने क्या किए, 15,000 रुपए की सेलिंग कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं कैसे चेक करूंगा, अगर मेरे पास मेरा मालिक आएगा, क्योंकि इसका हिसाब होता है, उसके बाद जितना बेचेगा उसका रिकॉर्ड होता है। अब वो मालिक कैसे ट्रुथ करेगा कि भैया वो सही है, चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है हिसाब दे, तो वो हिसाब कैसे देगा, वो बोलेगा भाई मैंने 12 घंटे में कितने की सेल कर दी, 15 लाख रुपए की, और जब मैं सुबह आया तो कितने पड़े हुए थे, 10 लाख रुपए, तो मेरे गले में कितने पड़े होने चाहिए, 25,000 रुपए, सॉरी मैं लाख बोल रहा था, 25,000 रुपए होने चाहिए। मैं अपना काउंटर खोल लूंगा, नोट गिनूंगा ऐसे करके, ठीक है, और जैसे ही नोट गिनूंगा अगर वो क्या हो जाएगा, मैच कर गया, भैया हिसाब मिल गया। आपको समझ आया एक दिन के उदाहरण से? एग्जैक्टली यहाँ यही होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 साल का, एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा, एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी आपके पास ओपनिंग में कुछ पैसा पड़ा होगा जब आप अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं,
पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आप तीनों क्रियाओं से, मैंने यहाँ बोला कि यहाँ बहुत सारे काम किए, तो उस इसमें बहुत सी एक्टिविटी, यानी उन्हीं एक्टिविटीज को, इन क्रियाओं को 3 भागों में बांट दिया है अकाउंटिंग में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इससे करके आपको कितना पैसा मिल रहा है, इससे कितना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, इससे कितना आउटफ्लो इनफ्लो, ओवरऑल जोड़ लेंगे कितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जैसे ही आप उसे जोड़ घटा लेंगे, उसको अपने ओपनिंग बैलेंस से डिडक्ट करेंगे और तुरंत क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस के बाद आपका जितना आया, आप अपना गल्ला चेक करेंगे, गल्ला मतलब बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्लोजिंग आपको तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन होंगे, तो तुरंत आप क्या करेंगे, ये काम कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्लियर होगी बात? तो इसलिए हम लोग कैश फ्लो क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने आपको इतना समझाया, अभी मैं थ्योरी बहुत जल्दी आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अभी आपको आज के दिन यानी पहली क्लास में यही करना चाहिए, हम तभी अच्छे से कर पाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कि हम सभी इनमें अंतर करना सीखेंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर मान लीजिए कोई परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक, तो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, और कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है ये पता करना है। और आप यहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो पता कर सकते हैं। जब आप सामान बेचते हैं तो पैसा आता है, हाँ, तो इनफ्लो हो जाएगा। आप परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। एक्सपेंस करेंगे तो आउटफ्लो, टैक्स पे करेंगे तो आउटफ्लो। समझ आ रहा है आपको? यानी पैसा आना और जाना। भैया सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, हाँ, सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो हो गया। खर्चे करोगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, टैक्स पे करोगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। समझ आ रहा है भैया? हाँ, पैसे देखो, आप गुड्स खरीद रहे हैं, हाँ, पैसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो आ रही है ना। अभी क्या बोला, सिर्फ हमें क्या देखना है, कैश। कैश का इंपैक्ट देखना है, नगद आ रहा है कि जा रहा है, ये कैश इनफ्लो ऊपर लिखा हुआ है, समझा दिया। अब आप उसमें जा रहे हो, ये सोचना है आपको। उसके बाद अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो। सेल करेंगे तो इनफ्लो, परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आउटफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा, इनफ्लो इनफ्लो। समझ आ रहा है आपको? जब आप शेयर इश्यू करेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, डिबेंचर इश्यू करेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, लोन लेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, डिविडेंड पे करेंगे आउटफ्लो हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करेंगे हो जाएगा। अगर आप किसी रीपेमेंट करते हैं लोन की, वापस करेंगे रीपेमेंट तो आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन आप कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप कोई क्या कर रहे हैं, आप रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के पैसे वापस कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इस तरीके की बातें चलती रहती है, आपको यही पहचानना है यहाँ पर। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मैं अब आपको समझ आएगा ना करना क्या है। आज यही करना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग तीनों का फाइंड करना है, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, कितने इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको विधिवत आपको बताया है। अभी देखिए आपकी किताब से मैं डिस्कस करा देता हूँ, थोड़ा पॉइंट बहुत फास्टली बता देता हूँ। देखिए आपके पास, हमारे पास कौन सी बुक है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, ठीक है। टी.एस. ग्रेवाल की बुक आप उठा लीजिए और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर निकाल लीजिए। एडिशन कोई सा भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब में बराबर चीजें दे रखी है, ठीक है। और एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि भैया जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट मेथड है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पॉपुलर मेथड इनडायरेक्ट मेथड ही है, इसलिए आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड दिया हुआ है और मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड ही सिखाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना है। अब आपका क्या है, अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, एग्जैक्टली वही दी हुई है जो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अंडर रिपोर्ट। यानी एक ऐसी रिपोर्ट है, एक साल की ऐसी रिपोर्ट है, यानी विवरण है, स्टेटमेंट है, जो क्या कर रही है, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के संबंधित जानकारी आपको दे रही है, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, ये सारा आपको समझाया गया है। फिर आपको बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात और है, ये जो कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है, उसकी 3 वो जो बिजनेस की क्रियाएं होती है उनसे होता है, यानी बिजनेस को ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को 3 भागों में बांट दिया जाता है, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है कि इसे बनाया जाए। सिंपल, सबसे पहली बात, मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना, आपका मालिक आपसे हिसाब लेना चाहता है। वो चाहता है कि 8 लाख रुपए गए कहां, तो इसका मतलब है कैश कहां से बिजनेस के पास आया था और कहां गया है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप देखिए पहले 2 पॉइंट यही है कि क्या करना, डिटरमाइन द सोर्सेस, यानी बिजनेस के जो सोर्सेज हैं जहां से बिजनेस कैश का इनफ्लो हुआ है, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको आपने पेमेंट की जिसकी वजह से आउटफ्लो है, वो बताता है। और इसके बेस पे क्या किया जाता है, बिजनेस नेट चेंज निकाल लेता है, यानी पूरे साल में कितना पैसा आया है गया है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। महत्व तो क्या है, कोई कंपनी कोई बिजनेस इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाए, इंपॉर्टेंस क्या रखता है ये। सबसे पहला है इसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब आपको खुद ही पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए मेरे को इतने रुपए इस साल में, इतने इस महीने में इतने रुपए आ जाते हैं, इन सोर्सेज से पैसे आते हैं, यहाँ मुझे देना होता है, तो उसके बेस पे आप प्लान कर सकते हैं कि कहां से पैसा है और कब किसको पैसा देना है, कब किसको भेज देना है। आप भी घर में ऐसे ही होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि यार मेरे अगले महीने मेरी इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं इतना इसको पे कर दूंगा, यार ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होता है, ये इस तरीके से आप शॉर्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेल्प इन एक्सेसिव लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी, देखिए आपने रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा है, तो रेशियो एनालिसिस में आपने लिक्विडिटी रेशियो या क्विक रेशियो करके आपने पढ़ा होगा। तो आपने उसमें क्या किया है, उसमें आपने करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो दोनों पढ़े हैं। तो वो सारी चीजें आपकी तरलता को बताता है कि आप कितने सक्षम है, आपको नगद में कितने पैसे हैं, जिसकी वजह से होता है ना, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा एसेट्स होता है, यानी इस तरीके कैश में बहुत पैसे होते हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, वो ऑन द स्पॉट कुछ भी खरीद लेगा, भाई बहुत पैसा है ऐसे ही निकाल देगा, तो उसकी क्या पड़ती है, परचेजिंग पावर पता चलती है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता। तो उसके बारे में भी जाना जा सकता है यहाँ पर। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, और सिंपल सा बात है, जब आप ऐसे किसी को हिसाब दोगे तो कैश का प्रबंधन आसान नहीं हो गया है। आप कोई भी कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो, आप बता दो सुबह ये था, ये से हिसाब दे दोगे तो कैश का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करना सुविधाजनक हो जाता है। एक बिजनेस पिछले साल कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इस साल कितना हुआ है, या इस बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। फिर रीजन फॉर कैश पोजीशन, आज कैश गया है, कम हुआ है, अगर आप 25,000 है तो क्यों है, इसके कारण भी पता लगाया जाता है, कहां पैसे गए थे, क्या हुआ। फिर इवैल्यूएटिव मैनेजमेंट डिसीजन, और इसी कैश फ्लो इनफ्लो, जब आपको पता है इन सोर्सेज आएंगे पैसे यहाँ आ जाएंगे, तो इसके आधार पर बिजनेस क्या कर सकता है, बहुत सारे निर्णय ले सकता है अपने बिजनेस संबंधित, कब क्या करना है, कोई मशीन लानी है कि नहीं लानी है, क्या करना है, इसके निर्णय ले सकता है। जैसे आप लोग घर में, आपको कब कपड़े खरीदने हैं, क्या करना है, फोन खरीदना है नहीं खरीदना है, आप अपने कैश के बेस पे देखते हो, कब पैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन, हर बिजनेस जो होता है उस बिजनेस को, जो बिजनेस की जो यानी कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी होती है, तो उस हिस्सेदारी के लिए क्या करता है बिजनेस, उसको कब देना है, कितने रुपए देना है, इसके लिए पैसे भी तो देखने पड़ेंगे, तो इसकी भी व्यवस्था वो कर लेता है यहीं से। आगे लिमिटेशंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कि सबसे पहली लिमिटेशन क्या है ना, बैटरी कोई आती, सबसे क्या है इसकी लिमिटेशंस क्या है कि भैया नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन यही होगी, सिर्फ कैश के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक। फिर आपका नॉट अ सूटेबल फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, याद रखिएगा, सॉरी सूटेबल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है ये, जैसे आपने यहाँ जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना ही बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट होता है। आप ये सोच लें कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया तो ये बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखिए सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। इसकी वजह से बिजनेस की ये इसकी लिमिटेशन है कि ये हिस्टोरिकल नेचर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बन रहा है, ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके बेस पे बन रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजर अकाउंट के वो ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनती है, ट्रायल बैलेंस किसके बेस पे बनता है, लेजर अकाउंट का बैलेंस इसके बेस पे बनता है, और लेजर अकाउंट किसके बैलेंस, जर्नल एंट्री के बेस पे, जर्नल एंट्री बनती है हिस्टोरिकल, यानी जिस तारीख को कोई बिल होते हैं आपको परचेज होते हैं उसके माध्यम से बन रहा होता है, अर्थात ये ऐतिहासिक है, यानी पुराने समय में कभी 1 जनवरी कोई ट्रांजैक्शन हुआ था आज लिख रहे हैं, मतलब आज उसका उसके इंफॉर्मेशन के आधार पर आज कोई चीज बना रहे हैं, तो इतने ऐतिहासिक नेचर हो गया। फिर आपसे बोला गया एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो, अब इससे जो कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है ये दिया गया, लेकिन इसमें भी चोरी हो जाती है, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती इसमें,
एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन 100% नहीं होती है। क्लियर हो गया? इतना ही रखिए, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको दे रखी होगी, जिसमें एक फाइनेंसिंग कंपनी होगी, एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होगी। तो नॉन फाइनेंसिंग के लिए कौन सी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होता है, फाइनेंसिंग के लिए कौन सी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होता है, इसका क्लासिफिकेशन करना सीखिएगा। अगली क्लास में हम आपको मेथड सिखाएंगे, ठीक है, हाउ टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट वाया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में